क्या आपने कभी सोचा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी मॉडर्न वेबसाइट पर इमेज ऑटोमेटिकली स्लाइड कैसे होती है। और रिएक्ट में इमेज स्लाइडर बनाते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इमेज चेंज कैसे कराएं, करंट इमेज को ट्रैक कैसे करें और ऑटोमेटिक स्लाइडर को स्मूथली कैसे चलाएं। आज की इस वीडियो में हम सभी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन रिएक्ट के हुक की हेल्प से बनाकर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइड बिल्डअप। आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट जेएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इमेज स्लाइडर बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे यूज स्टेट हुक क्या है और करंट इमेज को ट्रैक करने के लिए इसका यूज क्यों करते हैं, यूज इफेक्ट हुक क्या है और ऑटोमेटिक स्लाइडिंग के लिए कैसे काम करता है, इमेज को एरे में स्टोर करके डायनेमिकली कैसे शो कराते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस फंक्शनलिटी का लॉजिक कैसे काम करता है और स्लाइड फीचर कैसे बनाते हैं और बिगिनर फ्रेंडली अप्रोच में पूरा इमेज स्लाइडर स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर लाइन का लॉजिक मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम आ जाएंगे VS कोड एडिटर पर। अगर आपको अभी भी रिएक्ट सेटअप करना नहीं आता तो मेरी आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद आप यहाँ से कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने SRC के अंदर, SRC फोल्डर के अंदर, उसके अंदर आपको मिलेगा एसेट्स फोल्डर और इस एसेट्स फोल्डर के अंदर हमने इमेजेज नाम का एक फोल्डर बनाया है और इस फोल्डर के अंदर हमने 3 इमेज रखा है, इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3। ये इनका नेम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये इमेजेज यहाँ शो होंगी। सेकंड में क्लिक करेंगे, सेकंड वाला दिखेगा और थर्ड वाला भी इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ कट। तो आप इस तरह से SRC के अंदर इमेजेज रखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा app.jss के अंदर। यहाँ हम अपना कोड करने वाले हैं इमेज स्लाइडर का, ठीक है। अगर हमको CSS लिखना होगा तो हम app.css के अंदर लिखेंगे और फिर इस फाइल को app.jss में इंपोर्ट कराएंगे। तो चलिए अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा RAFC, ये शॉर्टकट है कोड लिखने का। तो इतना बेसिक कोड ये जनरेट कर देता है, ठीक है। अगर आप RAFC लिखेंगे, मतलब R के बाद A का मतलब होता है एरो फंक्शन। अगर आप RAFC लिखेंगे तो एरो फंक्शन यहाँ दिखेगा। अगर RFC लिखेंगे तो ये सिंपल फंक्शन दिखेगा, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इंपोर्ट करा लूँगा यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूज स्टेट कॉमा यूज इफेक्ट। तो अब हम समझते हैं कि यूज स्टेट क्या होता है और यूज इफेक्ट क्या होता है। तो रिएक्ट में अगर हम किसी वैल्यू को चेंज करना हो तो उसका UI भी अपडेट करना हो तो हम यूज़ करते हैं यूज स्टेट का। अगर सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ लेट काउंट इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ काउंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो रिएक्ट UI अपडेट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट और यहाँ कर देता हूँ यूज स्टेट, अब जब काउंट चेंज होगा तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली UI को री रेंडर करेगा। इसीलिए हम यूज स्टेट का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं यूज इफेक्ट क्या है। यूज इफेक्ट एक हुक है, ये किसी काम को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल API कॉल, टाइमर, इवेंट लिसनर, स्लाइडर ऑटो चेंज करने के लिए। हमारे स्लाइडर में हर 2 सेकेंड बाद इमेज चेंज करनी है, इसलिए हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। अब ये समझते हैं कि हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों एक साथ क्यों यूज कर रहे हैं। तो यहाँ यूज स्टेट करंट इमेज का इंडेक्स स्टोर करने के लिए यूज होगा। जैसे मान लीजिए हमने एरे में 3 इमेजेस लिए तो इनकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 1, 2 और यूज इफेक्ट हर 2 सेकेंड बाद इंडेक्स चेंज करने के लिए यूज होगा। तो बेसिकली यूज स्टेट डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है और यूज इफेक्ट डेटा को ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर हमने 3 इमेजेस रखे हुए हैं। तो अब इन इमेजेस को हम यहाँ इंपोर्ट कराएंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट और सभी इमेजेस के लिए हम एक एक वेरिएबल भी बनाएंगे। तो इसका वेरिएबल होगा img1 और इसके बाद लिखूँगा फ्रॉम डबल क्वोट के अंदर डॉट स्लैश। तो जैसे ही डॉट स्लैश लिखेंगे तो एसेट्स हमें सजेस्ट करेगा कि इसके बाद एसेट्स फोल्डर है, तो हम यहाँ भी क्लिक करेंगे। फिर से हम स्लैश करेंगे तो हमें एक और फोल्डर सजेस्ट करेगा इमेज नाम का, मतलब जितने भी फोल्डर होंगे 1 बाई 1 सजेस्ट करता जाएगा। तो यहाँ भी क्लिक करेंगे। अब हमारा इस फोल्डर के अंदर इमेजेज है
तो हम फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इमेज 1 इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं दूसरी इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट इमेज 2 फ्रॉम डबल क्वोट के अंदर डॉट स्लैश एसेट स्लैश इमेज 2 सेलेक्ट इंपोर्ट img3 फ्रॉम डॉट स्लैश एसेट स्लैश इमेजेज स्लैश इमेज 3। तो इस तरह से हम तीनों इमेजेज को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमने इमेज 1 वेरिएबल क्यों बनाया, मतलब इमेज के लिए हमने वेरिएबल क्यों बनाया, ठीक है। तो रिएक्ट इमेज को डायरेक्ट स्ट्रिंग की तरह यूज नहीं करता। तो यहाँ रिएक्ट इमेज का पाथ लेकर इमेज 1 वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो जैसे अब हम अगर इसको लिखेंगे यहाँ पे console.log इमेज 1, तो हमें फर्स्ट इमेज मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअल पाथ हमारा इमेज 1 वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो ये था आपको समझाने के लिए कमेंट मैंने किया था, इसको हटा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट फंक्शन के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते लिखा कॉन्स्ट ऐप एरो फंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट फंक्शन, या आप बोल सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट, या बोल सकते हैं रिएक्ट कंपोनेंट। अब बात करते हैं कि इसको हम फंक्शनल कंपोनेंट क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो JSX रिटर्न करता है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा फंक्शन और फंक्शन का नेम है ऐप, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से फिर से समझा रहा हूँ। और ये रिटर्न कर रहा है JSX, मतलब इस तरह से। और हम यहाँ HTML यूज करेंगे H1, और मैं यहाँ कर देता हूँ हेलो। तो यहाँ देख सकते हैं UI रिटर्न हो रहा है। तो रिएक्ट में जो फंक्शन UI रिटर्न करे उसे फंक्शन कंपोनेंट बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज क्यों हुआ। तो रिएक्ट में पूरा UI कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मान लीजिए हमने कई सारे कंपोनेंट्स बनाए, जैसे हम यहाँ बना लेते हैं एक फोल्डर हम बनाते हैं। तो ये SRC के अंदर मैं बना लेता हूँ एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर। अब इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम कई सारे कंपोनेंट्स फाइल रखेंगे। तो वो कंपोनेंट फाइल्स कौन कौन सी होंगी, जैसे हम किसी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं नैब बार, तो हम एक फाइल बना लेंगे navbar.jsx। इस तरह से आप फाइल बना लेंगे navbar.jsx। तो ये एक हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। इसके बाद आप बना रहे हीरो सेक्शन, तो एक हीरो सेक्शन का अलग से बना लेंगे इसी के अंदर। जैसे इस तरह से आप बना लेंगे hero.jsx, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो उनको हमें एक्सपोर्ट कराना होगा सभी को। तो हम कहाँ एक्सपोर्ट कराएंगे, app.jsx के अंदर यहाँ पे। तो हम किस तरह से एक्सपोर्ट कराएंगे, तो यहाँ हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे सीधा कंपोनेंट्स नेम नैव बार, बस। या इस तरह से आप भी लिख सकते हैं, बस इतना लिखेंगे तो हमारा ये नैव बार का पूरा कोड यहाँ एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा UI डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बस आपको समझाने के लिए था कि कंपोनेंट्स होता क्या, कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कि एरो फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं और इसका यूज हमें कब करना चाहिए। तो अभी तक आप फंक्शन इस तरह से भी लिखते थे, फंक्शन ऐप इस तरह से लिखते थे। तो ये भी सेम काम करेगा और ये भी सेम काम करेगा, बस लिखने का तरीका अलग है। तो कहने का मतलब दोनों ही सही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में आजकल एरो फंक्शन का ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह से हम ज़्यादा यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर हम सभी इमेजेस को एक एरे के अंदर स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ एक एरे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट इमेजेज नाम का एरे होगा, और यहाँ लिखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इमेज 1, जो कि हमारा वेरिएबल है। इस वेरिएबल में हमारा इमेज का पाथ स्टोर है, ठीक है। तो हम यहाँ सिर्फ वेरिएबल नेम लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। तो ये हमने इमेजेज नाम का एरे बना लिया। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू भी है 0, 1 एंड 2। अब मैं आपको बताता हूँ कि एरे हमने क्यों बनाया। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इमेजेज हैं। अगर एरे नहीं बनाते तो इमेजेज चेंज करना मुश्किल हो जाता। एरे में इमेजेज को स्टोर करने से हम इमेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा स्टेट वेरिएबल, जो कि अभी मैं आपको काउंट और सेट काउंट करके समझा रहा था। तो वही चीज़ हम यहाँ कुछ इस तरह से लिखेंगे, कॉन्स्ट करेंट इंडेक्स कॉमा सेट करेंट इंडेक्स।
और यहाँ मैं कर दूंगा यूज स्टेट, इसकी वैल्यू रखूँगा 0, इनिशियल वैल्यू 0। तो यहाँ हमने स्टेट वेरिएबल क्यों बनाया? तो स्टेट वेरिएबल हमारा करंट इमेज का नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे 0, 1, 2। और ये सेट करंट इंडेक्स, ये स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज होता है। और एक चीज़ हम रिएक्ट में इस तरह से लिखते हैं, करंट इंडेक्स प्लस टू, अगर हमको लिखना होगा 1 तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखेंगे प्लस टू 1। तो ये वाला हमारा सही है, ये वाला रॉन्ग। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग है। तो हाँ, ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग है। एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। तो जैसे हम कोई एरे बनाते थे, कॉन्स्ट एर इक्वल टू, इसके अंदर हम 2 वैल्यू देते थे, जैसे मैं अपना नेम दे देता हूँ नितिन, कॉमा 25। तो विदाउट डिस्ट्रक्चरिंग हम इसको इस तरह से एक्सेस करते थे। तो हमें लिखना होता था कॉन्स्ट नेम इक्वल टू एर, और हम देते थे इंडेक्स नंबर। तो नितिन का इंडेक्स नंबर क्या है? 0। और इसके सेकंड वाले के लिए हम लिखते थे एज इक्वल टू एर 1। तो विदाउट डिस्ट्रक्चरिंग इस तरह से करते थे। तो यहाँ में आउटपुट मिलता था नेम इक्वल टू नितिन और एज इक्वल टू 25। कुछ इस तरह से हमें मिलता था वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। तो मान लीजिए हमारा एरे है ये, और अब हमें इसे डिस्ट्रक्चर करना है। तो मैं यहाँ से पहले कमेंट हटा देता हूँ। तो हमें इसको डिस्ट्रक्चर करने के लिए लिखना पड़ता था कॉन्स्ट नेम कॉमा एज इक्वल्स टू एर। तो ये भी हमें सेम आउटपुट देता, नेम इक्वल टू नितिन और एज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हमें ये इस एरे से वैल्यू निकाल कर ये दे देता, ठीक है। तो हम इस तरह से ना करके कुछ इस तरह से कर रहे हैं। ये होता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग, आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। तो हम इसी तरह से यहाँ लिख रहे हैं करेंट इंडेक्स, सेट करेंट इंडेक्स इक्वल टू यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू हमने दिया 0। तो यहाँ यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके बाद हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट का। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूज इफेक्ट एरो फंक्शन। तो हम यहाँ यूज इफेक्ट का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कुछ काम को चलाना होता है। तो यहाँ हम टाइमर स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए हम यूज इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। तो टाइमर स्टार्ट करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ कॉन्स्ट इंटरवल इक्वल टू सेट इंटरवल। तो यहाँ सेट इंटरवल क्या करता है? ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है, ये किसी काम को बार बार चलाता रहता है। तो जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ लिखेंगे सेट इंटरवल, और हमें किसी काम को बार बार चलाना है, तो मतलब हमको हेलो बार बार प्रिंट कराना है। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा console.log हेलो, और इंटरवल दे दूंगा 2000 मिली सेकेंड। इसका मतलब होगा 2 सेकेंड, मतलब हर 2 सेकेंड में हेलो प्रिंट करो। तो ये हर 2 सेकेंड में हेलो प्रिंट करता रहेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ इमेज स्लाइडर के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा मैं सेट करेंट इंडेक्स, और इसके अंदर मैं लिखूँगा प्रीव्यू, और यहाँ कर दूँगा प्रीव्यू +1 मॉड्यूलर, ये रिमाइंडर निकालेगा। और यहाँ मैं कर दूँगा इमेज डॉट लेंथ, और यहाँ इंटरवल दे दूँगा 2000। तो यहाँ प्रीव्यू क्या है? प्रीव्यू का मतलब होता है प्रीवियस स्टेट, मतलब करंट स्टेट की लेटेस्ट वैल्यू। तो मान लीजिए हमारा करंट इंडेक्स की वैल्यू है 0, प्रीव्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। और इसमें हमने एरो फंक्शन क्यों यूज किया? क्योंकि रिएक्ट लेटेस्ट स्टेट देता है, ये एक सेफेस्ट मेथड है। यहाँ प्रीव्यू +1 मॉड्यूल इमेज डॉट लेंथ का मतलब है अगर इमेज की लेंथ हो गई 3 और प्रीव्यू की वैल्यू है 0, तो 0 + 1 मॉड्यूलर 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो हमारी 1 इमेज शो होगी, फर्स्ट इमेज। और इसके बाद जब ये अपडेट हो जाएगा, प्रीव्यू की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 मॉड्यूलर हो जाएगा, इमेज की लेंथ रहेगी 3, 2 मॉड्यूलर 3, इसका भी रिमाइंडर आएगा 2, तो हमें दूसरी इमेज शो करा देगा। इसी तरह जब प्रीव्यू की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 मॉड्यूलर हो जाएगा 3, इमेज की लेंथ है 3, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 0, तो हमें फिर से फर्स्ट इमेज शो करा देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी, 0 1 2 और उसके बाद फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0। तो इस तरह से इमेज स्लाइडर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसके बाद हमें इंटरवल को क्लियर भी करना होगा। तो यहाँ मैं रिटर्न में लिखूंगा क्लियर इंटरवल, और हम इस वेरिएबल को क्लियर कर देंगे।
और इसके बाद मैं यहाँ कॉमा करके लिखूंगा ब्लैंक एरे। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। इसको हम क्लीन अप फंक्शन भी बोलते हैं। और रिटर्न में एरो फंक्शन क्यों? रिएक्ट कंपोनेंट रिमूव होने से पहले ये फंक्शन चलाता है क्योंकि ये क्लीन अप फंक्शन है। और यहाँ हमने लिखा है क्लियर इंटरवल। ये क्यों होगा? अगर हम क्लियर इंटरवल नहीं लगाएंगे तो ये टाइमर चलता रहेगा, तो इससे मेमोरी वेस्ट होगी और परफॉर्मेंस में इशू आएगा। इसलिए क्लियर इंटरवल करना जरूरी है टाइमर बंद करने के लिए। और उसके बाद हमने यूज किया डिपेंडेंसी एरे। ये क्या करता है? ये रिएक्ट को बताता है कि यूज इफेक्ट कब चलेगा। तो इसको हमने यहाँ रखा ब्लैंक, तो इसका मतलब है सिर्फ एक बार चलाओ। अगर हम यहाँ डिपेंडेंसी एरे नहीं लगाएंगे तो यूज इफेक्ट हर रेंडर पर नया इंटरवल बना देगा, तो इससे बहुत सारे टाइमर स्टार्ट हो जाएंगे और बग आ सकता है। अब हम आ जाएंगे रिटर्न के अंदर, जो कि हमारा यूआई होने वाला है, जो कि ब्राउजर में दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ H1 इमेज स्लाइडर, और इसके बाद मैं इमेज टैग के अंदर लिखूंगा IMG SRC, और SRC में हम डायनेमिकली इमेज को एक्सेस कराएंगे जो कि करंट इंडेक्स की इमेज होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इमेजेज करंट इंडेक्स, और इसकी विड्थ दे देते हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ विड्थ 500, px लिखने की ज़रूरत नहीं वैसे, और हाइट करता हूँ 300, और इसको हम इस तरह से क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे बेसिकली होगा क्या? एरे में 3 इमेजेज है, इमेज 1, इमेज 2 और इमेज 3। तो इमेज 1 की इंडेक्स वैल्यू 0, और इमेज 2 की है 1, और इमेज 3 की है 2। तो यहाँ हर बार करंट इंडेक्स चेंज होगा, रिएक्ट नई इमेज दिखा देगा। अब मैं आपको प्रोजेक्ट का कंप्लीट फ्लो दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपोनेंट लोड हुआ, यूज इफेक्ट चला, इंटरवल स्टार्ट हुआ, उसके बाद हर 2 सेकेंड बाद करंट इंडेक्स अपडेट हुआ, रिएक्ट री रेंडर हुआ, और हमें करंट इमेज डिस्प्ले कराया। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है, 0 1 2 0 1 2 इस फॉर्म में। तो यही पूरा लॉजिक है इमेज स्लाइडर का। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे Ctrl+ बैकटिक पर हम क्लिक करेंगे और आ जाएंगे टर्मिनल पे। मैं यहाँ टाइप करूँगा npm run dev। इस पर हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ से ब्राउज़र पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा इमेज ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रहा है। अब मैं आपको इसमें नेक्स्ट और प्रीवियस बटन ऐड करके दिखाता हूँ ताकि हम बटन से भी इसको स्लाइड कर सकें। तो चलिए आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर, और जस्ट इसके नीचे यहाँ हम बनाएंगे नेक्स्ट स्लाइड नाम का फंक्शन। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, एरो फंक्शन होगा। तो ये सेम लॉजिक हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब एक फंक्शन हम प्रीवियस स्लाइड के लिए बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट प्रीव्यू स्लाइड। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस बटन का काम समझा देता हूँ। अब हमें अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड कराना है, मतलब अभी हम करते थे 0 1 2, अब हमें कराना है 2 1 0, फिर 0 के बाद 2। ये 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू है इमेजेस की, ठीक है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर करंट इंडेक्स 0 है और हम प्रीवियस बटन दबाएंगे तो हो जाएगा 0 -1 = -1, और एरे में -1 इंडेक्स होता नहीं है, इसलिए हमें स्पेशल कंडीशन लगानी होगी। तो यहाँ हम स्पेशल कंडीशन लगाएं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ मैं लिखूँगा सेट करंट इंडेक्स, और इसके अंदर मैं पास करूँगा प्रीव्यू। अब मैं यहाँ लिखूँगा प्रीव्यू ट्रिपल = 0, यूज करेंगे हम टर्नरी ऑपरेटर का। इसके बाद मैं लिखूँगा इमेज डॉट लेंथ, यह हमें इमेज की लेंथ बताएगा, यहाँ होगा डॉट -1, तो इससे हम लास्ट इमेज पर पहुँच जाएंगे। और यहाँ यूज़ करेंगे हम कोलन का, और इसके बाद हम कर देंगे प्रीव्यू -1, यहाँ होगा इमेजेज, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से काम करती है। टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, जैसे हम मान लो हम किसी की एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे एज > 18, और यूज़ करेंगे हम टर्नरी ऑपरेटर का। तो इसको हम कर देंगे एडल्ट, और कोलन करके कर देंगे माइनर। तो इसमें हो क्या रहा है, अगर एज की वैल्यू, अगर किसी पर्सन की एज 18 या उससे कम है तो वो माइनर में जाएगा, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर 18 या उससे ज़्यादा है तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और ट्रू में उसको रिजल्ट मिलेगा एडल्ट का, ठीक है, मतलब ट्रू में एडल्ट, फॉल्स में माइनर। तो यही कंडीशन हम यहाँ दे रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ प्रीव्यू ट्रिपल इक्वल टू 0, यहाँ प्रीव्यू हमारा करंट इमेज है तो ये हो जाएगा 0 ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर कंडीशन मैच हो जाएगी तो हमें लास्ट इमेज में भेज देगा। अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो हमें नेक्स्ट इमेज पर भेज देगा। अब इमेज के नीचे हम दो बटन बनाएंगे, तो मैं लिखूँगा बटन, और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो मैं कर दूंगा ऑन क्लिक, और इसमें हम फंक्शन नेम पास कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ भी हम बटन का नाम रखेंगे नेक्स्ट, मान ली नेक्स्ट कर देता हूँ। एक बटन और बना लेंगे और यहाँ कर दूंगा प्रीव्यू स्लाइड, और यहाँ कर दूंगा बैक। अब आउटपुट देखेंगे तो हमने अभी बटन को CSS के थ्रू स्टाइल नहीं किया, इसलिए यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो आप CSS का यूज़ करके इसको अच्छे से स्टाइल कर लेना और यहाँ पे शो करा देना, एक लेफ्ट एक राइट। तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ, इमेज नेक्स्ट हो रही है, और मैं बैक पर क्लिक करूँगा तो इमेज बैक होगा। ठीक है, मतलब इमेज उल्टा स्लाइड होगा। अब मैं आपको इसमें पेजिनेशन ऐड करके दिखाऊंगा। जो इमेज के नीचे डॉट होते हैं, जैसे जैसे इमेज स्लाइड होती है वो डॉट लाइट एंड डार्क होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो हम आ जाएंगे कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं एक डिव और बना लेता हूँ, और इसके अंदर लिखूँगा, हम जस्ट बटन के नीचे बना लेते हैं एक डिव और यहाँ मैं लिखूँगा, हम एरे पे लूप चलाएंगे मैप। मैं लिखूँगा इमेजेज डॉट मैप। अब इसमें दो पैरामीटर पास करेंगे, मतलब मैप दो वैल्यू लेता है, तो एक में हम दे देते हैं अंडरस्कोर, मतलब ये वैल्यू हमको नहीं चाहिए, कॉमा करके लिखूँगा इंडेक्स। अब इसके अंदर मैं बटन टैग में लिखूँगा की, इसके अंदर पास करेंगे इंडेक्स, और इसके बाद मैं कर दूँगा ऑन क्लिक, तो यहाँ कर दूँगा सेट करेंट इंडेक्स और ब्रैकेट में इंडेक्स। अब इस बटन में हम डॉट देंगे। ठीक है, डॉट तो हम डायनेमिकली देंगे, ये बटन का नेम देने वाले हम। तो यहाँ कर दूँगा करेंट इंडेक्स ट्रिपल इक्वल्स टू इंडेक्स, और यहाँ मैं यूज़ करूँगा टर्नरी ऑपरेटर का, और डबल क्वोट के अंदर हम आ जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इमोजी। तो यहाँ डॉट सर्कल इमोजी टेक्स्ट, तो ये देख सकते हैं हमको मिल गया एक। तो इसको मैं पास कर देता हूँ सेकंड वाले में, कोलन करने के बाद यहाँ डाल देता हूँ, और ये वाला को यूज़ कर लेता हूँ मैं, ब्लू वाला ले लेते हैं, ये वाला इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके अंदर। यहाँ हम कोलन डबल क्वोट यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ आपको फिर से समझा देता हूँ, यहाँ अंडरस्कोर का मतलब क्या है। ये हमने यूज़ किया मैप लूपिंग के लिए, तो मैप दो वैल्यू देता है, एलिमेंट एंड इंडेक्स। तो यहाँ एलिमेंट हमको नहीं चाहिए, तो हमने यूज़ किया अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आ रही है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। और हमने यहाँ की इंडेक्स क्यों दिया है, यहाँ रिएक्ट को हर एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी चाहिए होती है, ताकि रिएक्ट ट्रैक कर सके कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ, इसलिए हम की देते हैं। और हमने यहाँ लिखा ऑन क्लिक के अंदर सेट करेंट इंडेक्स और ब्रैकेट में इंडेक्स। तो मान लो सेकंड डॉट पर क्लिक हुआ तो इंडेक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो चलेगा सेट करेंट इंडेक्स 1, मतलब इसके अंदर आ जाएगा 1 और सेकंड इमेज शो हो जाएगी। यहाँ करेंट इंडेक्स ट्रिपल इक्वल टू इंडेक्स ये चेक करता है कि करेंट इमेज और करेंट डॉट सेम है या नहीं। मान लो करेंट इंडेक्स है 0 और इंडेक्स है 0, तो हो गया ट्रू, तो ये ब्लू वाला शो होगा। अगर करेंट इंडेक्स हो गया 1 और इंडेक्स है 0 तो फॉल्स, तो ये रेड वाला सर्कल शो होगा। तो यहाँ देख सकते हैं डॉट शो हो रहा और ये ऑटोमेटिक बदल भी रहा है। तो जो ब्लू डॉट है ये हमारा करंट इमेज शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम बटन से भी वर्क कर सकते हैं इसको आप स्टाइल कर लीजिएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट इमेज स्लाइडर को बनाना सीखा। हमने देखा कि यूज स्टेट करंट इमेज को मैनेज करता है, यूज इफेक्ट ऑटोमेटिक इमेज चेंजिंग को हैंडल करता है, और नेक्स्ट प्रीवियस लॉजिक की हेल्प से हम इमेज के बीच स्मूथली नेविगेशन कर सकते हैं। अब आप इजीली अपना पोर्टफोलियो, ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट में इमेज स्लाइडर ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट के साथ।
तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।